नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक प्रविधि ऑब्जर्वेशन। सामाजिक अनुसंधान में या किसी भी शोध कार्य में अवलोकन या ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो काफ़ी विश्वसनीय होती है। अनुसंधान कार्य में अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं इसमें पूर्ण विश्वास किया जाता है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता खुद उस क्षेत्र का अध्ययन करता है, उसका अवलोकन करता है, उसको अपनी आंखों से देखता है और उस आधार पर निष्कर्ष करता है। ऐसी स्थिति में कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई सेकेंडरी डाटा नहीं होता है। अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखकर जो अनुमान लगाया जाता है वो विश्वसनीय दिखाई पड़ता है। सामाजिक अनुसंधानों में इस प्रविधि का काफ़ी महत्व है। इसका प्रयोग हम विशेष रूप से लोगों के व्यवहारों को समझने में देखते हैं, विभिन्न घटनाओं को देखने में करते हैं, विभिन्न जो परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं उनको देखने में समझने में किया जाता है। इस आधार पर हमको इस प्रविधि के जरिए लोग के बदलते व्यवहार समझ में आ जाते हैं, विभिन्न तरह की जो घटनाएँ होती हैं वो समझ में आ जाती हैं और साथ में जो परिस्थितियाँ जैसे रहती जिस रूप में रहती हैं, लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, कैसा पहनावा होता है, कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इन सब की जानकारी मिलती है। सामाजिक विज्ञानों में तो ये चीज़ होती है, लेकिन साथ में प्राकृतिक विज्ञानों में भी अवलोकन का बहुत अधिक महत्व दिखाई पड़ता है। चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे जूलॉजी बॉटनी की बात करें या फिर अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की बात करें, सभी में इस अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम देखकर आंकड़े एकत्रित करना, हम उसको ही निरीक्षण कहते हैं। सामान्य रूप से हम जब अपनी आंखों से देखते हैं और जैसा महसूस होता है उसके आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अगर हम यंग साहब की बात पर ध्यान दें तो निरीक्षण आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रविधि है। हम विचारपूर्वक एक अपने दिमाग में एक टॉपिक रख के उसके अकॉर्डिंग किस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा पीवी यंग साहब कहते हैं। इसके साथ साथ मोजर साहब कहते हैं कि विशिष्ट अर्थों में निरीक्षण में कानों और वाणी, यानी कानों का भी और वाणी का भी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग दोनों का होता है। यानी यहाँ पर हम विशेष रूप से अगर देखें आंखों का प्रयोग ज़्यादा होता है, कानों का और वाणी का की अपेक्षा यहाँ पर आंखों का ज़्यादा प्रयोग दिखाई पड़ता है। हालांकि जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं तो उसमें आँख भी आ जाती है, वाणी भी आ जाती है और हमारी आँख भी आ जाती है, लेकिन मुजर साहब का विशेष कहना है कि आँखों से जैसा जिस रूप में हमको दिखाई पड़ता है उसको ही निरीक्षण कहते हैं। इसको समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं, कुछ बिंदुओं के आधार पर इसको समझ सकते हैं। जैसे अनुसंधान कार्य में ये एक तरह का प्रत्यक्ष अध्ययन का संकलन है। जब हम प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम घटना या समस्या के सामने रहकर उसको देखते हैं, इस आधार पर हमको ये एक तरह का प्रत्यक्ष अध्ययन कहलाता है। प्रत्यक्ष संपर्क करके आंखों द्वारा स्वयं देखकर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। इसमें हमारे सामने कोई बीच में मीडिएटर नहीं रहता। इसके साथ साथ मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आँख का, कान का, वाणी का, इन सब का प्रयोग करके अवलोकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। वो बात अलग है कि हम विशेष रूप से, जैसा कि मोजर साहब ने कहा, कि आँखों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, यानी आँखें इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके साथ साथ प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने का एक संकलन प्राप्त करने का एक तरीका है। यानी हम प्राथमिक सामग्री जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें अवलोकन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को देखकर, तथ्यों के व्यवहारों के अध्ययन पर बल देकर प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने में ये सहायक होता है। इसके साथ साथ उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म निरीक्षण भी है। हमारा जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को देखने का, उस एंगल से देखने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम चूँकि प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सामने से देखते हैं, ऐसे में हम उस चीज़ के बारे में गहन जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, जो एक दूसरे जो प्रविधियाँ हैं उनमें उतना नहीं हो पाता जितना कि अवलोकन में हो जाता है। तो एक तरह से सूक्ष्म अध्ययन हम यहाँ पर देखते हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक प्रविधि भी कही जा सकती है। इसको स्वयं अध्ययन करके घटनाओं के बारे में हम ज्यों का त्यों, जैसा जिस रूप में है उस रूप में हम अध्ययन करते हैं, इसलिए हम इसको एक तरह से वैज्ञानिक
प्रविधि भी कहते हैं, चूँकि इसमें अनुसंधानकर्ता तटस्थ रहता है, तटस्थ रूप में निरीक्षण करता है, जैसा दिखाई दिया वैसा ही उसको लिपिबद्ध कर लिया। निरीक्षण को नहीं अपितु आलेखन को भी वैज्ञानिक शुद्धता के सामने रखकर किया जाता है। यानी इसमें देखा तो जाता है, लेकिन साथ में उसका जो आलेखन किया जाता है, उसको लिखा जाता है, उस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसमें भी वैज्ञानिक शुद्धता का दृष्टिकोण निरीक्षण में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ कार्यकारण का संबंध को भी दर्शाता है। निरीक्षण के द्वारा जो जो शोधकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, वो विभिन्न कारणों अर्थात किसी घटना के कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, उन दोनों में सहसंबंध का पता लगाने का भी प्रयास करता है। एक तरह से ये अनुभविक अध्ययन भी है। निरीक्षण का प्रयोग केवल अनुभविक अध्ययन से अधिकतर संभव है। इसके लिए इसे अनुभविक प्रविधि भी कहा जाता है। सामूहिक व्यवहार कैसा है, समुदाय के संपूर्ण जीवन किस तरह का है, या इसके विभिन्न भागों का प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा हम जब निरीक्षण की बात करते हैं, अवलोकन की बात करते हैं या ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें हमको एक सरलता का दृष्टिकोण दिखाई देता है। सरलता का दृष्टिकोण ये है कि हम उसको इसमें कोई बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सरल ढंग से कि जैसा जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में हम देखते हैं और उस तरह से हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात कर सकते हैं कि इसमें विश्वसनीयता का भी गुण पाया जाता है। यानी विश्वसनीयता भी इसकी एक विशेषता हो सकती है कि हम इस पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने कहा शुरुआत में कि हम मीडिएटर नहीं रखते हैं। हम चूँकि खुद देखते हैं जैसा जिस रूप में देखता है, तो इसलिए उस बात पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें वस्तुनिष्ठता का दृष्टिकोण, चूँकि इसमें पक्षपात रहित दृष्टिकोण होता है। हम जैसा जिस रूप में देखा उस रूप में हम उसको अपनी रिपोर्ट में स्थान देते हैं। इसलिए और ऐसी स्थिति में उसमें पक्षपात नहीं रहता है, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रहता है। इसके साथ साथ उसमें सत्यापनशीलता का भी गुण होता है अवलोकन में। यानी हमको किसी ने बताया किसी बात की, या हमने जैसा देखा और जैसा किसी ने बताया था, दोनों इस चीज़ों में अगर समानता देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक सत्यापनशीलता, यानी चूंकि हमने खुद देखा होता है, इसलिए हमने जो रिपोर्ट तैयार की वो दूसरे को भी हम कह सकते हैं कि चूंकि वो रिपोर्ट हमने खुद देखी, चूंकि वो घटना हमने खुद देखी, चूंकि वो परिस्थिति हमने खुद देखी, ऐसी स्थिति में वो सत्यापनकर्ता का भी उसमें गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ हम एक तरह की प्रचलित प्रविधि भी है। आम लोग इस प्रविधि का प्रयोग इसलिए भी करते हैं कि सब लोग जानते हैं कि अवलोकन में क्या किया जाता है। इस तरह से प्रत्येक अनुसंधानकर्ता इस तरह की प्रचलित प्रविधि का प्रयोग करता है। इसके साथ हम जब अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं उस समय भी अवलोकन करते हैं। तो एक तरह से अवलोकन के द्वारा हमको उपकल्पना के निर्माण में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ हम अवलोकन के जरिए उत्तरदाता पर निर्भरता भी से भी बचा जा सकता है, या निर्भरता कम रहती है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम अवलोकन जब करने जाते हैं तो किसी उत्तरदाता से पूछते हैं तो बहुत सी बातें वो नहीं बताता, लेकिन हमको अवलोकन करके बहुत सारी जानकारी अपने आप मिल जाती है। जैसे कि हम किसी के घर गए, किसी से बातचीत करें, तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर तो वो खुद देता है, कुछ उसका चेहरा बता देता है, कुछ उसका घर बता देता है, कुछ उसके घर के लोगों के व्यवहार हमको पता लग जाते हैं। तो ऐसे में उत्तरदाता हमको बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं भी देता है। जैसे हम कह सकते हैं एक बहू का इंटरव्यू ले रहे हैं और बहू से जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बगल में बैठी है, तो हमको उसके एटीट्यूड से, उसके व्यवहार से हमको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न का उत्तर दे तो जरूर रही है, लेकिन इसका उत्तर वास्तव में कुछ और है। ये एक बहुत सी जानकारी। इसी तरह से बच्चों से कोई जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं और उनके माँ बाप के सामने जो जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनके व्यवहारों से हमको पता लग जाता है कि वास्तव में सच क्या है। एक तरह से अवलोकन के जरिए हमको उत्तरदाता पर निर्भरता थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके साथ साथ हम अनुसंधान कार्य में अवलोकन के जरिए हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का गहन अध्ययन इसके द्वारा संभव है, क्योंकि हम सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उन परिस्थितियों को अनुभव भी करते हैं। इस तरह से हम एक गहन अध्ययन भी है। इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतने गुण हैं, इतनी विशेषताएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इसमें कुछ थोड़ी सी कमी भी नज़र आती है, इसके दोष भी नज़र आते हैं। अवलोकन ठीक है, लेकिन एक तरह का एक सीमित प्रयोग भी है। इसमें घटनाओं का एक तरह से पूर्वानुमान नहीं होता, कब घटना घटेगी और हम देखने जाएंगे। शोधकर्ता ठीक समय पर नहीं पहुंच सकता, उसके लिए संभव भी नहीं है। वो कोई जादू मंत्र वाला तो है नहीं, या तांत्रिक तो है नहीं, या एक तरह से इस तरह का दृष्टिकोण नहीं कि एकदम से वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से सीमित प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। घटनाओं की अनुपयुक्तता का दृष्टिकोण भी हमको दिखाई पड़ता है कि अनेक घटनाएं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनका निरीक्षण करना संभव नहीं है। किसी के व्यक्तिगत व्यवहार कैसे है,
वो एक तरह से घर में किस तरह से अपनी पत्नी के साथ पेश आता है, घरेलू हिंसा का दृष्टिकोण हम देख सकते हैं, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है घरों के अंदर, उन चीज़ों को हम एक तरह से इसमें अवलोकन में नहीं देख सकते। कई बार हमको लगता है किसी गांव में कोई जाति संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन जब जाके देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सी बातें उन गाँवों में छिपाई जाती हैं, बहुत से घरों में छिपाई जाती है, बहुत से स्थानों पे संस्थाओं में छिपाई जाती है। ऊपरी रूप से कुछ और लगता है, आंतरिक रूप से कुछ और होता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। पक्षपात का दृष्टिकोण, चूँकि आदमी आदमी का अध्ययन करता है, ऐसे में अगर अवलोकन कर रहा है और लगे कि वो उनके धर्म का है, उनकी जाति का, उनके संप्रदाय का है, तो ऐसे में पक्षपातपूर्ण हो जाता है अवलोकन करता। तो ये चीज़ भी हम अवलोकन में दिखाई पड़ती है। एक तरह से जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनका अध्ययन अवलोकन द्वारा संभव नहीं है। ये एक इसकी बहुत निगेटिव बात दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ हम जरूर कहते हैं ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों की अपर्याप्तता का दृष्टिकोण दिखाई देता है। आंखें से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, दोनों पे आश्रित होने के कारण शोधकर्ता अपनी रुचि अनुकूल के हिसाब से देखना चाहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमने कहीं पर देखा और हमारी आंखों को कुछ और भा रहा है, तो हमारा ध्यान भ्रमित हो गए। हमको जो आकर्षक लगता है उसकी तरफ हम आकर्षित होने लगते हैं। जो चीज़ अच्छी लगती है हम उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल चीज़ है, उस चीज़ को हम छोड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ भी एक तरह से अवलोकन के लिए निगेटिव चीज़ हो सकती है। इसके साथ एक लंबी अवधि के लिए ये अनुपयुक्त दृष्टिकोण है। लंबी अवधि के लिए कहीं का निरीक्षण करना हो तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि दिन पर दिन घटनाएं चेंज होती रहती है। मान लीजिए हमारे पास 500 लोग का निरीक्षण करना है, तो 500 लोगों के पहले का निरीक्षण किया और 500वें आदमी तक का निरीक्षण करा, तो ऐसी स्थिति में या उसके क्षेत्र का निरीक्षण किया तो यह 10वें का भी किया, 20वें का, तो समय के साथ साथ ये समाज में परिवर्तन होता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है। ऐसे में पहले से और लास्ट के बीच तुलना करना उचित नहीं होता है, तो एक तरह से अनुपयुक्त है। केवल इसमें ये भी है कि गुणात्मक दृष्टिकोण का ही अध्ययन किया जा सकता है, गणनात्मक का नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ एक भूमिका संघर्ष की भी स्थिति दिखाई पड़ती है। भूमिका संघर्ष की स्थिति एक ऐसी कि जब हम अपने ही लोग के बीच अध्ययन करने जाते हैं, वो हमारा दादा है, हमारे नातेदार है, हमारा क्षेत्र का है, तो ऐसे में हम उनके बारे में कुछ लिखें या ना लिखें, एक भूमिका संघर्ष की स्थिति रहती है। ऐसा भी अवलोकन में देखा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आलेखन की समस्या रहती है। हमने जैसा देखा, जिस रूप में हुआ, वो हमने देख तो लिया, समझ लिया, सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसी को उसी समय उसका आलेखन नहीं करते तो बहुत सी बातें अगर घर जाके लिखी हमने या उस क्षेत्र से बाहर जाके लिखी तो बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं। या कहा जाए आदमी से अगर उसी दिन नहीं लिखता तो कुछ लोग का कहना है कि 80% वो भूल जाता है। ऐसे में जो वो लिखने लगता है तो उसमें अपना पक्ष का समावेश हो जाता है, इसलिए ओरिजिनलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए आलेखन की एक समस्या है अवलोकन में। अगर उसी समय लिखने बैठे तो लोग के व्यवहार चेंज होने लगेंगे, लोग के व्यवहारों में बदलाव होने लगेगा। ऐसे में ओरिजिनलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब इसके विभिन्न प्रकारों से इसको और समझ सकते हैं। प्रकारों के बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने दिया, लेकिन एक प्रकार जो सामने आता है उसमें हम 3 तरह के रूपों में देख सकते हैं अवलोकन का रूप। एक तो एक अनियंत्रित अवलोकन, जिसका प्रयोग हमारे अनुसंधानकर्ता ज़्यादातर करते हैं, PhD वाले करते हैं। एक नियंत्रित अवलोकन होता है और एक सामूहिक अवलोकन होता है। जब हम अनियंत्रित अवलोकन की बात करते हैं तो उसमें हम भी 3 तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं। एक तरह का है सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन, तीसरा हम कह सकते हैं अर्ध सहभागी। अब बात आती है सहभागी अवलोकन क्या है। सहभागी जाके जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब अनुसंधानकर्ता घटना या समस्या में भाग लेकर वहाँ पर उस क्षेत्र का अध्ययन करता है तो वो एक तरह का सहभागी अवलोकन कहलाता है। इस प्रविधि का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि निरीक्षणकर्ता अपने उद्देश्य को प्रकट किए बिना समूह का मेंबर बन जाता है, समूह का सदस्य मान लिया जाता है। मतलब अपना उद्देश्य प्रकट नहीं किया और उसका मेंबर बन गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति जेलों का अध्ययन करने के लिए कैदी बन गया, कैदी बन के वहाँ पर निरीक्षण किया तो वहाँ जाकर तो वो एक तरह का सहभागी अवलोकन। या फिर कोई किसी संस्था के बारे में जानने के लिए गया तो उस संस्था में उसने एडमिशन ले लिया, या किसी गांव का अध्ययन करने गया तो गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया, तो वो एक तरह का सहभागी अवलोकन हो सकता है। एक तरह से सहभागी अवलोकन से हमको वास्तविकता पता चल जा सकती है। इसमें हम कह सकते हैं एक तरह से स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। जब चूंकि घटना समस्या में उस क्षेत्र में जाकर रहने लगता है तो एक तरह से लोग के व्यवहार चेंज नहीं होते हैं,
जैसा जिस रूप में है उस व्यवहारों को वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस तरह से स्वाभाविक व्यवहारों का अध्ययन संभव होता है इस पर्टिकुलर प्रविधि के जरिए। इस तरह से इसमें गहन और सूक्ष्म अध्ययन भी हो सकता है, क्योंकि हम उन लोगों के बीच रहते हैं। ऐसे में जो उत्तरदाता होता है वो उसको पता तो है नहीं कि बाहर का व्यक्ति है, उसको तो पता नहीं कि अगर बाहर का व्यक्ति भी है, लेकिन उसको ये पता है कि वो यहीं का मेंबर हो गया। ऐसे में उसके सामने लोग अपने समाज के, अपने क्षेत्र के लोग की बुराई भी उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे में एक तरह से सूक्ष्म और गहन अध्ययन संभव हो जाता है। इस पे अधिक विश्वसनीयता का दृष्टिकोण भी दिखाई देता है, क्योंकि हम घटनाएं समस्या में खुद भाग ले लेते हैं, तो इसलिए जो रिकॉर्ड होता है उस पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये प्रत्यक्ष व अर्थपूर्ण अध्ययन है एक तरह से, चूँकि हम खुद सामने रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, इसलिए और इससे एक कुछ अर्थ समझ में आता है, कुछ मीनिंग समझ में आती है। जैसा जिस रूप में है उस रूप में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से प्रत्यक्ष अध्ययन है, एक तरह से एक सरल अध्ययन भी है, जिसमें कुछ करना नहीं, बस जाके वहाँ का मेंबर बनना है और उसके बाद सरल ढंग से जैसा जैसा घटित हो रहा है उस चीज़ को रिकॉर्ड करते रहना है। तो एक तरह से ये अच्छी प्रविधि कही जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसमें दोष दिखाई पड़ता है। हम ये देखते हैं कहीं का मेंबर बन जाते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से वहाँ के मेंबर बनना संभव नहीं है। हम मेंबर होते हुए भी अपने आप को थोड़ा सा अलग सा महसूस करते हैं, या फिर दूसरे लोग भी हमारे व्यवहारों के आधार पर हमको कुछ बाहर का व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि आए दिन हम जब किसी से बार बार पूछते रहते हैं उनके समाज के बारे में, तो उनके व्यवहारों में परिवर्तन आने लगता है। ऐसे में सहभागी अवलोकन पूर्णतः सहभागी नहीं दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठता का अभाव भी पाया जाता है। हम अवलोकन कर रहे हैं, वो ठीक है, हम वहाँ के मेंबर नहीं थे लेकिन मेंबर बन गए, लेकिन वहाँ के मेंबर बनने के बाद हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, हम उनको दोस्त मानने लगते हैं, हम उनको अपना भाई मानने लगते हैं। ये होने के कारण हम पक्षपाती हो जाते हैं। ऐसे में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नहीं प्राप्त हो पाता। हम बहुत सी बातों को छिपा लेते हैं, क्योंकि दिन रात उनके साथ रहने से, बैठने से उनके साथ हम जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसका सीमित प्रचलन है। सीमित प्रचलन यानी हर जगह ये चीज़ नहीं हो सकती। हमने कहा जेलों का अध्ययन, जेलों में भी जाना इतना आसान नहीं है। गांव का अध्ययन, गांव में भी जाना इतना आसान नहीं, लेकिन कुछ जगह ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोग जैसे ट्राइबल्स का अध्ययन करने जाते थे, ट्राइबल्स में रहकर अध्ययन करने लगते हैं। इस आधार पर ये सीमित तरह का अध्ययन दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर बात करते हैं असहभागी अवलोकन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब अनुसंधानकर्ता घटना या समस्या में भाग लिए बगैर वो उस क्षेत्र का अध्ययन करता है, तो वो असहभागी अवलोकन कहलाता है। इसमें निरीक्षणकर्ता अवलोकित व्यक्तियों से छिपा होता है, और वे व्यक्ति जिसका कि वो निरीक्षण किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से अपना व्यवहार करते रहते हैं। इस प्रकार से वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सूचनाएं संकलन करने में सहायक होता है। भाग तो नहीं लेता, लेकिन अलग बैठ के, जैसे विलियम वाइट साहब का उन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक लिखी, जिसमें जिक्र किया गया था कि एक गांव के अड्डे पे बैठ के एक व्यक्ति, एक अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता बैठ जाता था और दिन भर जो गतिविधि वो अड्डे का मतलब जैसे जहाँ पर गांव के बाहर एक ऐसा अड्डा होता है जिसमें कि जहाँ पर टैक्सी, बस ये सब मिल जाती हैं गाँव से बाहर जाने के लिए, तो उस स्थान पर बैठ कर दिन भर देखता रहता था कि लोग के व्यवहार कैसे हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करता रहता था। इस रूप में असहभागी अवलोकन हो सकता है, यानी घटनाएं समस्या में भाग लिए बगैर दूर बैठ के जैसा व्यवहार हो रहा है उसको वैसा ही रिकॉर्ड कर लिया, तो ये एक तरह का असहभागी अवलोकन कहा जा सकता है। इसमें भी इसका एक गुण ये भी कहा जा सकता है, इसमें विश्वसनीयता का दृष्टिकोण है। चूंकि घटनाएं समस्या में भाग लिए बगैर दूर बैठ के देखा जा रहा है, तो जो जैसा हो रहा है वैसा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसमें विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वस्तुनिष्ठता का दृष्टिकोण भी पाया जाता है। चूंकि हमने उसमें तो कहा था कि घटना समस्या में भाग ले लिया तो इमोशनल हो जाता है, यहाँ पर इमोशनल नहीं, चूंकि वो घटना समस्या जैसे घटित हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऐसे में वो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्राप्त हो जाता है। इससे साथ साथ जन सहयोग एवं सहानुभूति भी होती है। जब ये लोग पता चल जाता है कि ये हमारे कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, तो वो एक तरह से जन सहयोग भी मिलता है। लोग बताने के लिए तैयार रहते हैं, सारी डिटेल जानकारी देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि मैंने एक रिसर्च किया था जिसमें कि हमने ये देखा एक फैक्ट्री के वर्कर्स जो कई बार अलग बैठ के डिटेल में जानकारी देने के लिए तैयार रहते थे कि हमारे साथ में ये भी कहते थे कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन अपनी सारी जानकारी वो कई घंटे तक देते रहते थे।
तो एक तरह से जब उनको लगता है कि उनके बारे में जानकर कुछ उसका निराकरण हो सकता है, तो एक तरह से जन सहयोग और सहानुभूति भी मिलती है उसके बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए। इसके साथ-साथ इसके ज़रिए चूँकि घटना इस समस्या में भाग नहीं लेता, वहाँ का मेंबर नहीं बनता, वहाँ रहना नहीं, तो एक तरह से समय की भी बचत होती है। वो दूर बैठ के जितने घंटे रिकॉर्ड करना कर किया, उसके बाद चला गया। इसके साथ-साथ समय की भी बचत होती है और साथ में धन की भी बचत होती है, देखा जाता है। तो असहभागी अवलोकन में ये बातें तो होती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमको कुछ कमियाँ भी नज़र आती है। सहभागी की तुलना में असहभागी में गहन अध्ययन संभव नहीं है। गहन अध्ययन वहाँ पर तो होता है, लेकिन यहाँ गहन अध्ययन नहीं हो सकता। हम घटना समस्या को दूर से देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग के दिल में क्या चल रहा है, वो जानकारी हमको नहीं मिल पाती। अस्वाभाविक व्यवहार एक तरह से उसका अध्ययन संभव नहीं है। घरों में लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, या अस्वाभाविक व्यवहार, या कहा जाए किसी को जब हम देखने लगते हैं, कि उसका अवलोकन करने लगते हैं, उसके व्यवहारों में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। वो कुछ कहना चाहता है तो लोग उस बात को दबा लेता है। ये बाहर का व्यक्ति इसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से घरों के अंदर गए और उनका अवलोकन किया, तो वैसे में लोग के व्यवहार बदल जाते हैं। तो ये एक तरह से असहभागी अवलोकन में ये चीज़ नहीं हो पाती। संपूर्ण असहभागिता संभव नहीं है, लेकिन साथ में ये भी है, हम बाहर खड़े हुए देख रहे हैं, अवलोकन कर ले, लेकिन पूर्ण से जब हम किसी का अवलोकन करते हैं तो पूर्णतः हम असहभागी भी नहीं रह पाते, हम उसका कुछ ना कुछ पार्ट भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ विश्वसनीय सूचनाओं की कमी दिखाई पड़ती है। हम बहुत सारी विश्वसनीय सूचनाएं होती हैं जिनकी जानकारी हमको असहभागी से नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ अर्ध सहभागी अवलोकन, खासकर हम जब बात करते हैं सहभागी अवलोकन की, हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन की, दोनों ही स्थितियों में न तो पूर्ण सहभागी अवलोकन संभव है, न ही पूर्ण असहभागी अवलोकन संभव। ऐसे में एक बीच का रास्ता कई समाजशास्त्रियों ने कहा है, जिसका उन्होंने कहा एक मध्यवर्ती मार्ग की बात कही है। पूर्ण रूप से सहभागिता असहभागिता संभव नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए गुडे और हार्ट ने इस प्रविधि को समन्वित रूप में एक मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण पर बल दिया है, जिसके जरिए कि अनुसंधानकर्ता तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अनुसंधानकर्ता के लिए सहभागी और असहभागी निरीक्षणकर्ता की भूमिका निभाना अपने उद्देश्य को छिपाने से सरल है। इस प्रकार के निरीक्षण में यद्यपि सहभागी और असहभागी निरीक्षण के दोष समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जो सहभागी के दोष थे, जो असहभागी के दोष थे, जो उसके गुण थे, वो इसके गुण थे, वो सब चीज़ों का मिक्स रूप में तो हमको मिल जाता है और दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो एक तरह से इसको हम एक तरह की व्यवहारिक प्रविधि भी कह सकते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण वाली प्रविधि कह सकते हैं। ज़्यादातर हमारे अनुसंधानकर्ता अर्ध सहभागी अवलोकन ही करते हैं, जिससे हमको तथ्यों के बारे में सही जानकारी मिलती है। अब बात आती है नियंत्रित अवलोकन की। बात हमने की अनियंत्रित अवलोकन की। ज़्यादातर हमारे पीएचडी वाले अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत ही ज़्यादातर अवलोकन कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं नियंत्रित अवलोकन की, यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस की, किसी क्षेत्र का अध्ययन नियंत्रित रूप में सोशल साइंसेज में वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में हम नियंत्रित अवलोकन कर सकते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तो सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। हालांकि सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं किसी घटना या समस्या को अपने हिसाब से नियंत्रित करके हम उसका अवलोकन करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने एक गांव को नियंत्रित अवलोकन के आधार पर देखा और उसमें कोई चेंज ना होने दिया, उसका निरीक्षण करना शुरू किया, तो एक तरह से उस गांव का अवलोकन हम नियंत्रित आधार पर कर सकते हैं। एक फैक्ट्री का अवलोकन हो सकता है, और इसी तरह से एक क्षेत्र का हो सकता है, उसमें किसी तरह के चेंजेस होने से रोका, या कहा जाए वो जैसा जिस रूप में उसका अवलोकन किया। दूसरा हो सकता है हम निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण करते हैं। हम निरीक्षणकर्ता को ट्रेन करके, उसको ट्रेनिंग देकर और उसको अपने हिसाब से निरीक्षण करने के लिए भेजते हैं। हालांकि ऐसा एक योजना के तहत हो सकता है। जैसे इंडियन मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो कई जगह है जो एक तरह की सर्वे करवाती है, जिसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। इस तरह के सर्वे के जरिए उनको पेमेंट किया जाता है। कहीं लखनऊ में ये IMR भी बहुत पहले खुली हुई थी, अब हो सकता है अब भी हो, जिसमें ग्रेजुएट बच्चों को निरीक्षण करने के लिए उनको बाकायदा पेमेंट किया जाता है। ऐसे में वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद निरीक्षण करने के लिए कहते हैं। जैसे
ये पर्टिकुलर क्रीम अच्छी क्यों है, या ये पर्टिकुलर सोप अच्छी क्यों है, या इस सोप में क्या कमी, इसके बारे में जानने के लिए कई तरह के ऐड करने के लिए, कई तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजते थे। तो ऐसे में विस्तृत क्षेत्रीय योजना के जरिए ये चीज़ हो सकती है, जिसमें अनेक तरह के नोट्स दिए जाते हैं, मानचित्र दिए जाते हैं, फोटोग्राफी की जाती है। यानी जब अनुसंधानकर्ता उस क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर उसके पास टेप रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके पास फोटो कैमरा होना चाहिए, उसमें वो रिकॉर्ड करता है और उसके आधार पर जानकारी हासिल करता है। यानी एक तरह से अनुसंधानकर्ता पर पूरा नियंत्रण दिखाई पड़ता है और उसके जरिए रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। एक है सामूहिक अवलोकन। ये प्रविधि का भी प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, खासकर डेवलप्ड नेशंस में ये प्रविधि काफ़ी प्रचलित दिखाई पड़ रही है। हम ये देखते हैं कि जब किसी घटना या समस्या का किसी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक ही डिसिप्लिन के या एक आदमी जाता है तो वो उसके सभी पक्षों के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम एक तरह का दल बना दें, एक तरह का ग्रुप बना दें और वो ग्रुप उस क्षेत्र का अध्ययन करे जो डिफरेंट डिसिप्लिन के हों, डिफरेंट डायमेंशन से देखें, डिफरेंट तरह के दृष्टिकोणों से उसको देखें और देखने का प्रयास करें, तो इस तरह से वो जानकारी जो प्राप्त होगी वो काफ़ी हद तक वास्तविकता के नज़दीक होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं जो इंडियन विलेज एस सी दुबे साहब ने प्रस्तुत की पुस्तक, वो एक तरह का अध्ययन था और उस गांव में उन्होंने डिफरेंट डिसिप्लिनरी की यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसके आधार पर उन्होंने रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोगों को लेकर उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। तो एक तरह से सामूहिक अवलोकन के जरिए हमको अलग अलग एंगल से उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती, जिससे हमको उसकी पूरी जानकारी मिल जाती। तो सामूहिक अवलोकन, लेकिन सामूहिक अवलोकन वास्तव में बहुत खर्चीला है, बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि जो एस सी दुबे साहब ने किया था वो काफ़ी टाइम लग गया था। उसके लिए भारत सरकार की एक योजना थी, उसके लिए उसका बाकायदा पेमेंट था, जिसके जरिए वो चीज़ संभव हो पाई थी। भारत में इस तरह के अवलोकन इतने आसान नहीं, चूँकि रिसर्च पे बहुत अधिक पैसा नहीं दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो कुछ खास पक्ष का अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। लेकिन सामूहिक अवलोकन से क्षेत्र के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना संभव है। हाँ, एक बात यह है कि इसके ज़रिए समय बहुत लगता है और कई बार होता है रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो ऐसे में वो रिजल्ट प्राप्त करने में परेशानी होती है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत और छोटे पैमानों पर ये बहुत अधिक उपयोगी भी नहीं हो सकती। छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर ये चीज़ नहीं हो सकती। इस तरह से हम बात करते हैं अगर अवलोकन की, तो अवलोकन एक ऐसी सकारात्मक प्रविधि है जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता करता है। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। प्रत्यक्ष अध्ययन हो सकता है, प्राथमिक स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिन सीमाओं में रहकर हमको अवलोकन करना होता है। लेकिन अनुसंधानकर्ता के लिए ये एक अच्छी प्रविधि है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में पीएचडी स्कॉलर कर रहे हैं। ठीक।